गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है आयकर विषय में। आज का हमारा टॉपिक है वह है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय। देखिए कौन कौन सी आय अन्य साधनों में शामिल की जाती है और कौन सी नहीं। ऐसी आय जिन पर प्रथम 4 शीर्षक में कर नहीं लगता उन पर इसमें कर लगता है और ना ही इन्हें पूर्णतः कर मुक्त घोषित किया गया। अर्थात ऐसी आय जो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आदि में शामिल नहीं की जाती है और जो पूर्णतः कर मुक्त घोषित नहीं की गई है, ऐसी आय को इस शीर्षक में कर योग्य माना गया है। ये आयकर का अंतिम व 5वां शीर्षक है। इसमें आय को शामिल करने के लिए निम्न शर्तों का होना आवश्यक है। कौन सी शर्तें हैं? पहला, आय का होना आवश्यक है। दूसरा, आयकर अधिनियम के तहत कर मुक्त नहीं होनी चाहिए। तीसरा, अन्य 4 शीर्षक में कर योग्य नहीं हो। इन शर्तों की पूर्ति की जाती है तो ही कोई आय इस शीर्षक में कर योग्य होगी। कर का दायित्व किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा इस शीर्षक में? यदि लेखा पुस्तकें वाणिज्यिक प्रणाली के आधार पर रखी जाती है तो कर योग्य आय की गणना देय प्रणाली के आधार पर होगी, और यदि लेखा पुस्तकें नकद प्रणाली के आधार पर रखी जाती है तो कर योग्य आय की गणना प्राप्ति के आधार पर की जाएगी। अन्य साधनों से आय कौन कौन सी आय शामिल की जाती है देखिए अपन। पहला, लाभांश। लाभांश से अभिप्राय कंपनी द्वारा अर्जित लाभों के उस भाग से है जो अंशधारियों में वितरित किया जाता है। यह नकद या संपत्ति के रूप में भी हो सकता है। नोट, यदि प्रश्न में प्राप्त लाभांश की राशि दी जाती है तो उसे सकल बनाया जाएगा, किंतु यदि घोषित राशि दी जाती है तो उसे सकल नहीं बनाया जाएगा। कर का आधार क्या रहता है? लाभांश को उस गत वर्ष की आय माना जाएगा जिस गत वर्ष में कंपनी लाभांश की घोषणा करती है। ऐसा लाभांश प्राप्त हुआ हो या नहीं हो, घोषणा वर्ष में कर योग्य होता है। इसके विपरीत अंतरिम लाभांश उस गत वर्ष की आय माना जाता है जिस गत वर्ष में कंपनी द्वारा वास्तविक भुगतान किया जाता है। इसी प्रकार माने गए लाभांश भी उसी गत वर्ष की आय माने जाते हैं जिस वर्ष में वितरित किए जाए हो। उसके अलावा अन्य लाभांश भी हैं। कौन से हैं देखिए। कंपनी के अतिरिक्त निम्न लाभांश संस्थाओं से प्राप्त लाभांश प्राप्त हो सकता है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट से लाभांश। यदि भारतीय यूनिट ट्रस्ट से लाभांश प्राप्त होता है तो ये प्राप्तकर्ता के लिए पूर्णतः कर मुक्त हैं। पारस्परिक कोष के यूनिट से लाभांश, ये लाभांश प्राप्तकर्ता के लिए भी पूर्णतः कर मुक्त हैं। तीसरा है विदेशी कंपनी से लाभांश। यदि कंपनी ने लाभांश पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की है तो इसका समायोजन भारत में नहीं होगा, यानी कि जो राशि प्राप्त हुई है उस पर कर की गणना की जाएगी। चौथा, सहकारी समिति से लाभांश। यदि सहकारी समिति द्वारा अपने सदस्यों को लाभांश का वितरण किया जाता है तो उस पर कर की गणना की जाएगी। इस पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती एवं इसलिए इसे सकल नहीं किया जाएगा। पांचवा, विदेशी मुद्रा में खरीदी गई विश्वव्यापी जमा प्राप्तियों पर प्राप्त लाभांश। ग्लोबल रिसिप्ट योजना के तहत भारतीय कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को विदेशी मुद्रा के बदले निर्गमित अंशों पर लाभांश कर योग्य है जिस पर कंपनी उद्गम स्थान पर कटौती करती है। अतः इसे बढ़ाकर सकल किया जाता है। किस प्रकार से सकल किया जाएगा? डिविडेंड रिसीव मल्टीप्लाई 100 होल डिवाइड बाई 19। इस प्रकार से यदि ग्लोबल डिपॉजिटरी के तहत किसी भारतीय कर्मचारी को कोई अंश प्राप्त होता है विदेशी मुद्रा के बदले में, उस प्रकार की
उस पर गणना की जाएगी। फिर आता है हमारे पास थर्ड नंबर पे आकस्मिक। लॉटरी, वर्ग पहेली, घुड़दौड़, जुआ, शर्त, ताश को खेल आदि से जीती गई राशि इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है नहीं। इसे आकस्मिक आय कहा जाता है क्योंकि ये नियमित रूप से प्राप्त नहीं होती, कभी कभी प्राप्त होती, कभी जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं, नियमित रूप से प्राप्त नहीं होती। इस कारण से इन्हें आकस्मिक आय कहा जाता है। यदि इनकी इनाम की राशि 10,000 से अधिक है तो भुगतानकर्ता इस पर 30% की दर से टीडीएस काटेगा। प्राप्त राशि को बढ़ाकर कर योग्य राशि ज्ञात की जाती। किस प्रकार से की जाएगी? अमाउंट रिसीव मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 70। लेकिन यदि प्रश्न में लॉटरी या घोड़दौड़ से जीतने की राशि दी जाती है तो उसे सकल नहीं किया जाएगा। आकस्मिक आय को प्राप्त करने हेतु कोई व्यय किया है तो उसकी कटौती नहीं मिलेगी। आकस्मिक आय की हानि की पूर्ति को अन्य किसी आकस्मिक आय या आय से नहीं किया जा सकता, उसकी पूर्ति अन्य किसी से नहीं की जा सकती। यदि वस्तु के रूप में इनाम दिया जाता है तो उस पर टीडीएस की कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन यदि वस्तु एवं नकद दोनों के रूप में इनाम दिया जाता है तो उस पर टीडीएस की कटौती की जाएगी। अन्य दौड़ एवं जुए पर प्राप्त इनाम पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाता है। यदि एजेंट के पास कोई लॉटरी का टिकट बिके बिना रह जाता है और उस पर इनाम मिलता है तो ये आय व्यापार एवं पैसे की आय मानी जाएगी, ना कि अन्य शीर्षक की आय मानी जाएगी। चौथे हमारे पास आते हैं धारा 80 CCA में वर्णित विनियोग से प्राप्त राशि। 1 अप्रैल 1987 से 31 मार्च 1992 तक 80 CCA की छूट राष्ट्रीय बचत योजना, LIC की जीवन धारा तथा जीवन अक्षय वार्षिकी योजना में विनियोजित राशि के संबंध में सकल कुल आय में से दी जाती। ऐसी राशि ब्याज सहित पुनः कर मिलने पर कर योग्य होगी। ये राशि किसी वित्तीय वर्ष में 2,500 से अधिक प्राप्त होती है तो इस पर 10% की दर से टीडीएस काटा जाएगा। यदि करदाता के पास कोई पान नंबर नहीं है तो ऐसी दशा में 20% की दर से टीडीएस काटा जाएगा। इस प्राप्त राशि को सकल बनाया जाता है। किस प्रकार से? अमाउंट रिसिप्ट इंटू 100 डिवाइड बाई 90। लेकिन इस चीज़ ध्यान देने योग्य बात है, यदि उक्त राशि करदाता की मृत्यु की दशा में उत्तराधिकारी को मिलती है तो कर मुक्त होगी। दूसरा, 1/4/1992 से इस धारा को बदलकर 88 में बदल दिया गया है। यदि इस तिथि के पश्चात करदाता राशि निकालता है तो इस पर कोई टीडीएस काटा नहीं जाएगा, ना ही इसे करदाता की आय में शामिल किया जाएगा। पांचवा, धारा 80 CCB में वर्णित पारस्परिक कोष या भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों के पुनः क्रय पर प्राप्ति राशि 1/4/1992 से पूर्व किसी करदाता ने इस राशि में कर राहत के उद्देश्य से कोई राशि धारा 10(23)D में वर्णित म्यूचुअल फंड में जमा कराई है। करदाता जिस वर्ष में इस योजना को समाप्त कर लाभांश सहित राशि प्राप्त करता है तो मूल विनियोग की राशि के बराबर राशि इस शीर्षक में कर योग्य होगी। मूल विनियोग में लागत मूल्य वृद्धि सूचकांक का लाभ देने के बाद प्राप्त राशि सूचकांकित राशि से प्राप्त ज़्यादा राशि है तो दीर्घकालीन पूंजी लाभ के रूप में कर योग्य होगी। ऐसी राशि पर टीडीएस 20% की दर से काटा जाएगा। प्राप्त राशि का सकल बनाया जाएगा। किस प्रकार से? अमाउंट रिसिप्ट मल्टीप्लाई 100 होल डिवाइड बाई 80। लेकिन ध्यान देने योग्य बातें क्या है? यदि उक्त राशि करदाता की मृत्यु की दशा में उत्तराधिकारी को मिलती है तो कर मुक्त होगी। दूसरा, 1/4/1992 से इस धारा को 88 में बदल दिया गया है। यदि इस स्थिति के पश्चात करदाता राशि निकालता है तो इस पर कोई टीडीएस काटा नहीं जाएगा, ना ही आय में शामिल किया जाएगा। तीसरा, यदि कुल नकद राशि एवं वृद्धि की राशि बताई जाए तो कुल प्राप्त राशि में से
वृद्धि की राशि घटाकर शेष राशि को सकल किया जाएगा। किस प्रकार से किया जाएगा? अमाउंट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू टोटल रिसिप्ट माइनस ग्रोथ मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 80। इस प्रकार से अन्य शीर्षक आय में आय की गणना की जाएगी। इस वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में अन्य आय साधनों से आय में अन्य जो आय प्राप्त होती उनके संबंध में चर्चा करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।